नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, तो अब तक हम लोग जो सैद्धांतिक पेपर थे उन्हें हल किए, उनसे संबंधित डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें और शेष जो प्रश्न है वे हम लोग परीक्षा के दौरान हल करेंगे संभावित प्रश्नों को। तो आइए, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है, जो आपका पेपर है ईडीयू बीएड 108, जो अनिवार्य व्यवहारिक कार्य और रिपोर्ट लेखन पेशेवर क्षमता बढ़ाना से संबंधित है, उसका हम लोग जो ए है 108 ए पाठों को पढ़ना और उन पर विचार करना, उस पे देखेंगे। यह 4 ग्रुपों में बटा हुआ है। तो ए ग्रुप का जो है वह रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट है, यानी कि पाठों को पढ़ना और उन पर विचार करना। तो इसमें दूसरा टॉपिक जो है वह आपका बंटी मन्नू भंडारी कृत है, इस पे विचार करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को जो 7 टॉपिक है उसमें से किन्हीं 2 पे करना है, तो हम दूसरा जो है आपका बंटी उस पे विचार करेंगे। यह मन्नू भंडारी कृत है। तो आइए देखते हैं। आप लोग स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपना प्यार देते रहें। तो आइए इस पे विचार करें। इसे आपको अपने प्रैक्टिकल वर्क में लिखना है। तो यह जो आपका बंटी शीर्षक है, यह प्रख्यात कथाकार मन्नू भंडारी द्वारा कृत है। अपनी साहस भरी लेखनी और बेबाक बयानी के कारण मन्नू भंडारी ने हिंदी कथा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका यह उपन्यास एक नई बात, नए विचार, नई भाषा एवं नया भावबोध के साथ हिंदी का यूँ कहे पहला सशक्त उपन्यास है। आइए थोड़ा मन्नू भंडारी के जीवन पर विचार करें। तो इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा नगर में हुआ था। उन्होंने कहानी और उपन्यास लिखे और खूब चर्चित भी हुई। आपका बंटी भी उन बेजोड़ उपन्यासों में से एक है जिनके बिना न तो 20वीं शताब्दी के हिंदी उपन्यास की बात की जा सकती है और न ही स्त्री विमर्श को सही धरातल पर समझा जा सकता है। वर्ष 1970 में लिखा गया यह उपन्यास दर्जनों संस्करणों व अनुवादों के बावजूद आज भी वैसे ही लोकप्रिय है जैसा धर्मयुग में पहली बार धारावाहिक के रूप में प्रकाशन के दौरान था। आपका बंटी एक कालजयी उपन्यास है। इसे हिंदी साहित्य की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। इस उपन्यास की खासियत यह है कि यह एक बच्चे की निगाहों से घायल होती संवेदना का बेहद मार्मिक चित्रण करता है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुःस्वप्न बन जाती है। सभी एक दूसरे में ऐसे उलझे हैं कि पारिवारिक त्रासदी से उपजी स्थितियां सभी के लिए यातना बन जाती है। कहना मुश्किल है कि यह कहानी बालक बंटी की है या यह माँ शकुन की। आइए अब इस पे थोड़ा विचार करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि यह समाज में दाम्पत्य जीवन में जो विच्छेद होते हैं अर्थात तलाक होते हैं, उससे संबंधित जो परेशानियों को एक बालक को सहना पड़ता है, मुश्किलों भरा जीवन, उससे संबंधित यह बाल मनोविज्ञान का बहुत ही मार्मिक और स्त्री समस्या और समाज के वैवाहिक विच्छेद की समस्या पर प्रकाश डालता यह उपन्यास अपने आप में समाज में इस विकृत प्रथा और विकृत सोच के प्रति एक मिसाल है। आइए अब हम लोग पात्र परिचय पर बात करें। तो पहला जो केंद्रीय पात्र है बंटी, यह
आधुनिक विघटित दाम्पत्य जीवन में त्रासद जीवन जीते उपेक्षित बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा पात्र जो प्रमुख है, शकुन, जो है वह आधुनिक सुशिक्षित स्वावलंबी स्वाभिमानी पुरुष की समकक्षता, स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद करती युवती की प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरा प्रमुख पात्र अजय, जो पुरुष के दंभ में चूर, उचित अनुचित ख्वाबों में जकड़े सामंती मानसिकता वाले पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस पात्र परिचय से आप समझ गए होंगे कि जो बंटी है वह पुत्र है, शकुन उसकी माँ है और अजय उसका पिता है। तो इन पात्रों के बीच घूमता हुआ यह उपन्यास समाज के बाल मनोविज्ञान के चित्रण, जो दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव और विच्छेद की स्थिति में अपने को पिसता हुआ किस प्रकार से महसूस करता है, उसे दर्शाया गया है। साथ ही साथ स्त्री की पीड़ा भी और पुरुष के दंभ को, जो सामंती मानसिकता वाले पुरुषवादी सोच के लोग हैं, उसको भी बखूबी दर्शाया गया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, इस पे समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो शकुन के जीवन का सत्य है कि स्त्री की जायज महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है। नतीजे में दाम्पत्य तनाव से उसे अलगाव तक ला छोड़ता है। यह शकुन का नहीं, समाज में निरंतर अपनी जगह बनाती, फैलाती और अपना कद बढ़ाती नई स्त्री का सत्य है। पति पत्नी के इस द्वंद्व में यहाँ भी वही सबसे अधिक पीसा जाता है जो नितांत निर्दोष, निरीह और असुरक्षित है, और वह है बंटी। बच्चे की चेतना में बड़ों के इस संसार को कथाकार मन्नू भंडारी ने पहली बार पहचाना था। बाल मनोविज्ञान की गहरी समझबूझ के लिए चर्चित, प्रशंसित इस उपन्यास का हर पृष्ठ ही मर्मस्पर्शी और विचारोत्तेजक है। आइए आगे की बातों को देखते हैं। शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे से ठहर सा गया था। यूँ घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती थी। रोज सवेरे पीछे से आंगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती दमकाती, दोपहर को लान में फैल पसर कर बैठ जाती और शाम को बड़ी अलसाई सी धीरे धीरे सरकती हुई पीछे की पहाड़ियों में छिप जाती। एक दूसरे को ठेलते हुए मौसम भी आते ही रहे, फिर भी शकुन को लगता था कि समय जैसे ठहर कर जम गया है और जमे हुए समय की यह चट्टान न कहीं से पिघलती थी न टूटती थी, बस टूटती रही। तो शकुन धीरे धीरे तिल तिल, यूँ तो पिछले 2-3 सालों से ही ठहराव का यह एहसास बराबर ही होता रहा है, पर इधर 1 साल से तो यह एहसास तीखा होते होते जैसे असहाय सा हो गया था। अर्थात जब पति पत्नी के बीच जो विच्छेद और मनमुटाव की स्थिति होती है, उस समय एक स्त्री की क्या मनोदशा होती है, उसका मन्नू भंडारी ने सचित्र वर्णन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सामने खड़ी लंबी छुट्टियां और गर्मी के बेहद लंबे अलस और उदास दिन। कॉलेज क्या बंद हो जाएंगे, जैसे समय गुजरने का एक अच्छा खासा बहाना खत्म हो जाएगा, वरना उसके नितांत घटनाहीन जीवन में मात्र कॉलेज जाना भी एक घटना ही की ही अहमियत रखता है। कॉलेज और कॉलेज के साथ जुड़ी अनेक समस्याओं की आड़ में वह कम से कम किसी में व्यस्त रहने का संतोष तो पा लेती है, वरन उसकी अपनी जिंदगी में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो क्षण भर को भी उत्तेजना पैदा कर सके। बंटी यदि सिर के बल खड़ा हो गया
तो उसी को लेकर वह उत्तेजित सा महसूस करती है। यदि उसने ठीक से खाना नहीं खाया या कि वह किसी बात पर जिद करके रो दिया या कि उसने कोई ऐसी बात पूछ ली जो इस उम्र के बच्चे को नहीं पूछनी चाहिए, तो वह उत्तेजित होने की स्थिति तक परेशान हो जाया करती है। हालांकि भीतर ही भीतर वह भी कहीं जानती है कि इसमें से कोई भी बात उसे सही अर्थों में उत्तेजित करके नहीं थकाती, वरन सही अर्थों में उत्तेजित होने के प्रयत्न में ही वह थक जाती है। केवल थक ही नहीं जाती, एक प्रकार से टूट जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से मन्नू भंडारी जी ने यह बताया है कि जब पति पत्नी के बीच मनमुटाव और विच्छेद की स्थिति होती है तो एक माँ बच्चे को लेकर किस प्रकार से अपने को संभालने की प्रयास करती है, और बच्चा नासमझ होता है, वह परिपक्व नहीं होता और वह किसी बात के लिए अगर जिद पर आ जाता है तो उस स्थिति में माँ अपनी पुरानी ख्यालों और विचारों से कितना टूट जाती है, उस बातों को क्या सचित्र वर्णन के माध्यम से सजीवता प्रदान की हैं। आइए आगे विचार करें। आगे जो वकील और होते हैं जो पति पत्नी के बीच में तलाक के गुत्थी को सुलझाने या बचाने या विच्छेद कराने की जिम्मेदारी होती है, उनके विषय में बताया गया है कि उन्होंने लिखा है, पर कल वकील चाचा ने, वह सोचती है, उसके सामने जो प्रस्ताव रखा और आज उसके लिए वे फिर आने वाले हैं, उसने उसे भीतर से जैसे पूरी तरह झकझोर दिया। हालांकि वह समझ नहीं पा रही है कि आखिर कल की बात में ऐसा नया क्या था जिसे लेकर वह इतनी परेशान या विचलित हो रही है। एक बहुत बहुत पुरानी समाप्त प्राय सी कहानी की पुनरावृत्ति ही तो है। फिर भी कुछ है कि सारी बात को वह बहुत सहज ढंग से नहीं ले पा रही है। लग रहा है जैसे उसे पूरी तरह मथ दिया गया है। वकील चाचा जब भी आते हैं एक बार वह पूरी तरह मथ जाती है। बाहर से तो तब भी कुछ घटित नहीं होता, एक पत्ता तक नहीं हिलता, पर मन के भीतर ही भीतर उसे जाने कितने आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है, उसने झेले हैं। यानी कि इस कहानी के यानी उपन्यास के माध्यम से मन्नू भंडारी जी ने एक स्त्री के मन में लगभग पति से विच्छेद हो जाने, मनमुटाव हो आइए आगे विचार करें। अजय के किसी के साथ संबंध बढ़ने की सूचना और फिर उसके साथ सेटल हो जाने की सूचना ने उसे कितना तिलमिला दिया था। अकेले रहने के बावजूद तब एक बार फिर नए सिरे से अकेलेपन का भाव जगा था। बहुत तीखा और कटु होकर अपमान की भावना ने उस दंश को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से मन्नू भंडारी जी ने बताने का प्रयास किया है कि फिर भी अगर संबंधों में मनमुटाव है, लेकिन फिर भी पति को स्त्री किस तरह से अपने मन में सजोए रहती है कि पति को किसी दूसरे के साथ नाम जुड़ने पर भी वह कितना अपने को अपमानित महसूस करती है। ऐसा उन्होंने सचित्र वर्णन किया है। आगे देखें। और कोई 1 साल से ऊपर हुआ, चाचा ने ही आकर कहा था, क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। बंटी को लेकर उनके मन में एक कचोट है और यही कचोट कभी कभी तो वह ऊपर से नीचे तक क्रूर संतोष से भर गई थी। न चाहते हुए भी आशा की एक हल्की सी किरण मन में कौंधी थी। कौन जाने बंटी ही, यानी कि अपने बच्चे को लेकर आगे जीवन जीने की उम्मीद यहाँ पे उन्होंने दर्शाया है। आगे
चाचा ने बंटी के लिए खिलौने दिए तो जाने क्यों लग रहा था कि ये मात्र बंटी के लिए ही नहीं है, बंटी को माध्यम बनाकर उस तक भी कुछ भेजा गया है। उसके बाद अजय स्वयं आता था, हमेशा की तरह अलग ही ठहरा, अलग ही रहा और केवल बंटी को बुलवाया, उससे तो मुलाकात तक नहीं की। फिर भी शकुन को लगता रहा था कि न मिलकर भी अजय जैसे कहीं फिर से उससे जुड़ गया है। उस दिन अजय के पास से लौटने पर वह बड़ी देर तक बंटी को दुलारती पुचकारती रही थी, मानो बंटी वहाँ से अकेला नहीं लौटा हो, अपने साथ अजय को भी ले आया हो। यानी इस पुरुष चरित्र में कि पत्नी से मनमुटाव के बाद भी अपने पुत्र से मिलने के बाद अजय चला जाता है और बंटी जब माँ के पास आता है तो मानो माँ उसे इतनी प्यार से दुलारती है, पुचकारती है, मानो कि उसका पति भी उसके साथ आया हो। क्या उन्होंने एक स्त्री का इतना बेहतर और इतना मार्मिक और स्नेहपूर्ण वर्णन करके वाकई उपन्यास के माध्यम से स्त्री के चरित्र को छूने का, यूँ कहें को जीवंत करने का एकदम ज्वलंत उदाहरण पेश किया है। आगे देखते हैं, पर धीरे धीरे वह कचोट भी शायद समाप्त हो गई। कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि उसे लेकर कुछ भी आशा करना एकदम व्यर्थ है और उसके बाद से बराबर यह लगता रहा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अंतिम और निर्णात्मक रूप से। और तब से समय उसके लिए जम गया था शिला की तरह। यानी कि फिर अपने मन को एक स्त्री किस तरह से समझाती है, उसके विषय में इन्होंने जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। आगे वह सोचती है, चाचा ने कल बात शुरू करने से पहले कहा था अब तो कोई उम्मीद नहीं है, तो उसे नहीं लगा था कि उम्मीद तो उसे न अब है और न पहले कभी थी। फिर किस बात की उम्मीद? फिर से साथ रहने की कोई चाहना उसके मन में नहीं थी। उसने कई बार अपने और अजय के संबंधों के रेसे रेसे उधेड़े हैं, सारी स्थिति में बहुत लिप्त होकर भी और सारी स्थिति से बहुत तटस्थ होकर भी, पर निष्कर्ष हमेशा एक ही निकला है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी प्यार किया ही नहीं। यानी कि एक स्त्री जो अपने मन में अंतर्द्वंद से विचलित है, वह सोच रही है। आगे देखें, शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर रहा था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल शान ही चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न भी दोनों ने में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था, वरन एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से तर्कों और बहसों में दिन बीतते थे और ठंडी लाशों की तरह लेटे लेटे दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रातें भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब सी लड़ाई थी, वह भी जिसमें दम साधकर दोनों ने हर दिन प्रतीक्षा की थी कब सामने वाले की सांस उखड़ जाती और वह घुटने टेक देता है, जिससे कि फिर वह बड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसे स्वीकार कर ले, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को नीरे एक शून्य में बदलकर। और इस स्थिति को लाने के लिए सभी तरह के दांव पेच खेले गए थे, कभी कोमलता के, कभी कठोरता के, कभी सब कुछ लुटा देने वाली उदारता के, तो कभी सब कुछ समेट लेने वाली कृपणता के। प्रेम के नाटक भी हुए थे और तन मन को डुबो देने वाले विभोर क्षणों के अभिनय भी। पता नहीं उन क्षणों में कभी भावुकता, आवेश या उत्तेजना रही भी हो, पर शायद उन दोनों के ही दयालु मनों ने कभी उन्हें उस रूप में ग्रहण ही नहीं किया। दोनों ही एक दूसरे की हर बात, हर व्यवहार
और हर अदा को एक नया दांव समझने को मजबूर थे। और इस मजबूरी ने दोनों के बीच की दूरी को इतना बढ़ाया कि फिर बंटी भी उस खाई को पाटने के लिए सेतु नहीं बन सका। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से मन्नू भंडारी जी ने अब बताया है कि पति पत्नी दोनों में अपनी बात को मनवाने, अपनी विजय यानी अपनी वाली करवाने के लिए जो कुछ हथकंडे अपनाते हैं, नाटक करते हैं या इमोशनल होते हैं, एक दूसरे को अपने अनुसार चलाने की जो बात होती है, और पुरुष के सामंतवादी और पुरुषवादी सोच को भी इन्होंने इसके माध्यम से दर्शाया है। आइए आगे देखें। साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी और अलगाव का त्रास भी। अलग रहकर भी वह ठंडा युद्ध कुछ समय तक जारी ही नहीं रहा, बल्कि अनजाने में ही अपनी जीत का संभावनाओं को एक नया संबल मिल गया था कि अलग रहकर ही शायद सही तरीके से महसूस होगा कि सामने वाले को खोकर क्या कुछ अमूल्य को खो दिया है। और वकील चाचा की हर खबर, हर बात इन संभावनाओं को बनाती बिगाड़ती रही थी। इसमें उन्होंने इन पंक्तियों में यह बताने का प्रयास किया है कि जब दोनों पति पत्नी शकुन और अजय एक साथ रहकर अपने मनमुटाव और अपने को प्रेम में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, तो यह सोचते हैं कि हो सकता है कि अलग रहने के बाद हम यह महसूस कर सकें कि हम लोग एक दूसरे के लिए कितने मूल्यवान हैं। यह इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है। आइए आगे देखें। सामने वाले को पराजित करने के लिए जैसा साहस और सन्नद्ध जीवन उसे जीना पड़ा, उसने उसे खुद ही पराजित कर दिया। सामने वाला व्यक्ति तो पता नहीं कब परिदृश्य से हट भी गया और वह आज तक उसी मुद्रा में, उसी स्थिति में खड़ी है, सांस रोके, दम साधे, घुटी घुटी और कृत्रिम। यानी कि यहाँ पुरुषवादी सोच बताया गया है कि पुरुष किस तरह से अलग हो गया, और स्त्री की यहाँ पे स्नेह को वर्णन किया गया है कि वह यह सोचकर भी, इतना अपमानित होकर भी आज भी यह सोच रही है कि अपने सास को रोके, और साथ साथ कृत्रिम यानी कि बनावटी रूप में हो सी गई है। आइए आगे की पंक्तियों को देखें। 7 वर्ष में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल हो जाने के पीछे भी कहीं अपने को बढ़ाने से ज़्यादा अजय को गिराने की आकांक्षा ही थी। वह स्वयं कभी अपना लक्ष्य रही ही नहीं, एक अदृश्य अनजान सी चुनौती थी जिसे उसने हर समय अपने सामने हवा में लटकता हुआ महसूस किया था, और जैसे उसका मुकाबला करते करते, उससे जूझते ही वह आगे बढ़ती चली गई थी। अर्थात वह अपने सुशिक्षित स्त्री है शकुन, और वह विभागाध्यक्ष से होकर प्रिंसिपल तक हो गई है, लेकिन वह कहीं न कहीं पुरुषवादी सामंती सोच से लड़ती हुई, लेकिन वह अपने लिए नहीं जी रही है, अपना कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य उसका यह है कि किस प्रकार वह समानता के दर्जा तक पहुँचे और स्त्री और पुरुष को समान रूप से स्वीकृति प्राप्त कर सके। इस पंक्ति में यह वर्णन किया गया है। आइए आगे देखें। पर इतने पर भी जब सामने वाला नहीं टूटा तो उसकी सारी प्रगति उसके अपने लिए ही जैसे निरर्थक हो उठी थी। कल पहली बार मन में आया कि यदि वह अपनी दृष्टि अजय की जगह अपने ही ऊपर रखती तो शायद इतनी मानसिक यातना तो नहीं भोगती। तब उसका हर बढ़ता हुआ कदम, उसकी हर उपलब्धि उसे कुछ पाने का एहसास तो कराती, पर अब नहीं, अब और नहीं। यानी कि जब वह समानता के सिद्धांत पर भी अपने को योग्यता के कसौटी पर कसकर भी वह अजय को नहीं पाती, अजय के समकक्ष नहीं पहुंच पाती, तो वह यह व्याकुल होकर सोचती है कि शायद अजय की जगह मैं अपने ऊपर ही सारा ध्यान लगाती तो मैं कुछ और कर जाती।
आइए अगले पंक्तियों को देखें। बीच में मेज पर दस्तखत किए हुए कागज एक गिलास के नीचे दबे हुए फड़फड़ा रहे थे। मेज के इस ओर शकुन बैठी है और दूसरी ओर वकील चाचा। कितने दिनों के बाद उसने अजय के हस्ताक्षर देखे थे और देखकर एक अजीब सी अनुभूति हुई थी, पर वह चाह कर भी वह उसे नाम नहीं दे पाई। यानी कि उन्होंने कितनी गजब मार्मिकता के साथ वर्णन किया है कि जो अजय तलाक के लिए जो दस्तखत करके भेजा है, उसे भी देखकर एक स्त्री अपने पति के इस सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर को भी देखकर किस प्रकार से वह एक अनुभूति उसके अंदर जगी है। आइए आगे देखते हैं। एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह वैवाहिक जीवन एक अंधेरी सुरंग में चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई, पर आज पहुंचने का संतोष भी तो नहीं है, ढकेल दिए जाने की विवश कचोट भर है। पर कैसा है यह छोर? न प्रकाश, न वह खुलापन, न मुक्ति का एहसास। लगता है जैसे इस सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया। फिर एक और यात्रा, वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन। अर्थात मन्नू भंडारी जी ने एक वैवाहिक स्त्री की पति से विच्छेद होने की बाद जो मनोदशा होती है, उसे उन्होंने कितनी सजीवता से वर्णित किया है शकुन के माध्यम से। आइए आगे देखें। उसके अपने ही मन में जाने कितने प्रश्न तैर रहे हैं। क्या खुद उसे अजय का संबंध भारी पड़ने लगा था? क्या वह खुद भी उससे मुक्त होना नहीं चाहती थी? तो फिर कैसा है यह दंश? क्या वह आज तक अजय से कुछ अपेक्षा रखती आई है? यानी कि एक स्त्री अपने पति से मरते दम तक इच्छा अनुभूति रखती है, उसका उन्होंने सचित्र वर्णन किया है। नहीं, अपने आप से वह कह रही है, अजय से कुछ न पा सकने का दंश यह नहीं है, बल्कि दंश शायद इस बात का है कि किसी और ने अजय से वह सब कुछ क्यों पाया जो उसका प्राप्य था, या कि इस बात का था कि वह सब कुछ तोड़ ताड़ कर निकलती और अजय उसके लिए दुखी होता, छटपटाता। साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए साथ नहीं रह रहे हैं। स्थिति तब भी वैसी ही रहती, पर फिर भी कितना कुछ बदल गया होता यदि अजय के साथ मीरा न होती, बल्कि उसके अपने साथ कोई होता। सच पूछा जाए तो अजय के साथ न रह पाने का दंश नहीं है यह, वरन अजय को हरा न पाने की चुभन है। यह तो उसे उठते बैठते सालती रहती है। यानी कि मीरा, जो कि अजय की ज़िंदगी में आई दूसरी स्त्री है, और उस स्त्री के साथ अजय के जीवन को देखकर वह विचार करती है और अफसोस से भर उठती है कि किस प्रकार जो उसका था वह किसी और को मिला। इस अंतर्द्वंद में वो फंसी और यह कह रही है, यह सोच रही है कि अजय, यानी कि पुरुषवादी सोच से लड़ती हुई यह महिला यह कहने को विवश हो रही है कि काश मैं भी इस तरह का जीवन जी पाती। इस प्रकार जो आपका बंटी उपन्यास को मैं संक्षिप्त तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ, और भी इससे संबंधित मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। यह आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी की समीक्षा और पात्र परिचय मई 25, 2020 उपन्यास समीक्षा की है। इसमें मैं साहित्य आज तक और काशीनाथ पंडित के जो इसका समीक्षा किए हैं उससे मैं सहयोग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखा एक बहुचर्चित और कालजयी उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन सर्वप्रथम 1779 में हुआ। माँ बाप के झगड़े के मध्य किस परिस्थितियों से एक बच्चे का बचपन अपने माता पिता को अलग न होने की कामना से गुजरता है। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती, इसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती है। उपन्यास में कलकत्ते
पास ही बांकुरा जगह का जिक्र है। उपन्यास के पात्र में मैं पहले ही बता चुका हूँ। बंटी जो बाल पात्र है, अपने माता पिता के बावजूद अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। शकुन बंटी की माँ और कॉलेज की प्रिंसिपल आधुनिक और स्वतंत्र विचार की स्त्री है। अजय बंटी का पिता है। वकील चाचा शकुन और अजय का वकील है, जो प्रायः बंटी के लिए उसके पापा की खबर लाया करते हैं और उसके द्वारा भेजे गए खिलौने भी। फूफी शकुन की सेविका जो अजय से घृणा करती है। डॉक्टर जोशी शकुन जिससे तलाक के बाद विवाह करती है, यानी तलाक हो जाने के बाद डॉक्टर जोशी से शकुन विवाह करती है और स्त्री को भी पुरुष के समक्ष खड़ा करने का प्रयास करती है। अमी और जोत जो पात्र हैं वह डॉक्टर जोशी के बच्चे हैं। अतिरिक्त पात्र मीरा, माली इत्यादि हैं। आपका बंटी उपन्यास की समीक्षा जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी ने पति पत्नी के संबंध विच्छेद की समस्या से जूझता बंटी की मार्मिक दशा को बयां किया है। बंटी चाहता है कि उसके पापा मम्मी दोनों साथ रहें, एक दूसरे से लड़े नहीं, किंतु ऐसा नहीं हो पाता और दोनों में तलाक हो जाता है। बंटी के पापा मीरा नामक स्त्री के साथ रहने लगते हैं। यह सब कुछ देखकर शकुन को भी लगता है कि मैं ही क्यों ऐसे उदास जीवन जीऊं। जीवन तो मीरा के साथ खुश है। इसलिए शकुन ने डॉक्टर जोशी से विवाह करने का फैसला किया, जिसके 2 बच्चे भी रहते हैं। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर पसंद नहीं आता और उसकी मम्मी का प्यार अब 3 हिस्सों में बंट जाने से दुख होता है। उसे अपनी पुरानी मम्मी चाहिए थी, जो उसके साथ सोती थी, हमेशा वो मम्मी के गले में झूलता रहता था। अब वैसा कुछ नहीं था। तत्पश्चात वो अपने पापा को फ़ोन करके कलकत्ता आ जाने की बात करता है, किंतु वहाँ भी वैसा माहौल नहीं मिलता जैसा वो जीता था। सौतेली माँ को भी वह पूर्णतः नहीं अपना पाता। बंटी की स्थिति माता पिता के होते हुए भी अनाथ बच्चे सी हो गई थी और होटल में अकेली ज़िंदगी बितानी पड़ती है। उपन्यास में दोनों पक्ष अपने स्थान पर सही दिखाई देता है। बंटी के माता पिता अपने खुशी की सोचते हैं, किंतु बंटी के लिए कुछ नहीं सोचते। माता पिता का एक स्वार्थी स्वभाव नजर आता है, जिसमें त्याग भावना नहीं है, जो कि अपने बच्चे के लिए ही एक दूसरे की गलतियों को भूलना नहीं चाहते। उपन्यास का उद्देश्य खंडित रिश्ते को ही दिखाना मात्र नहीं है, किंतु उसका बच्चे पर दुष्प्रभाव दिखाया गया है। सिर्फ अब हम अगर विचार करें तो मन्नू भंडारी ने इस सामाजिक समस्या को किस प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, आप सोचने पर विवश हो जाएंगे। और मैं भी कितना व्यथित हो रहा हूँ इसे आपके सामने बताते हुए कि किस प्रकार यह पुरुष का सामंतवादी पुरुषवादी सोच स्त्री को समकक्ष न समानता देने की किस प्रकार यह उपन्यास के माध्यम से मन्नू भंडारी ने स्पष्ट किया है। और इसमें पिसे हुए बच्चे को, जो कि माता पिता के होते हुए भी अनाथ की ज़िंदगी जी रहा है। आइए शिल्पगत परिचय पर बात करें तो उपन्यास में संवाद संक्षिप्त और सरल है। भाषा पात्रों के अनुरूप है। उपन्यास की भाषा अंग्रेजी संस्कृत के तत्सम तत्भव उर्दू अरबी फारसी का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। भाषा में मनोवैज्ञानिकता और मनोविश्लेषणात्मक दिखाई देती है। यह उपन्यास एक नई बात, नई विचार, नई भाषा एवं नया भाव बोध के साथ हिंदी का हम इसे सशक्त पहला उपन्यास कर सकते हैं। तो मित्रों, जहाँ तक हो सका सारगर्भित रिव्यू सारांश को आपके समक्ष में प्रस्तुत किया और इससे पीडीएफ भी मैं आपको प्रस्तुत कराऊंगा। तो मित्रों, यदि आपको यह उपन्यास जो आपका रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट मन्नू भंडारी द्वारा कृत आपका बंटी का मैं रिव्यू देने में जो प्रयास किया, कहाँ तक सफल हूँ, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और स्टडी बाय बीरेन सर चैनल को अपना प्यार और दुलार देते रहें। तो मित्रों, इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।